जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो तारीख़ हिंदुस्तान के सिलसिला में जो हमने यूरोपीन अक़वाम का हिंदुस्तान में आने का जो सिलसिला था, वो शुरू किया था प्रोफ़ेसर शकूर साहब के साथ। तो इससे पहले प्रोफ़ेसर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो पुर्तगाली जो आए थे हिंदुस्तान में, वो कवर किया और उसके बाद आज हम कवर करेंगे डच और फिर फ्रांसीसी जो आए हिंदुस्तान में, तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए थे। तो ब्रिटिश उसके बाद आते हैं, तो ये उसी सिलसिला की कड़ी है कि जो यूरोपीन अक़वाम कब और किस तरह हिंदुस्तान में आईं। तो प्रोफ़ेसर साहब हमने अभी तक कवर किया था पुर्तगालियों का हिंदुस्तान में आना और उसके जी बाद आगे आप सिलसिला शुरू करते हैं, तो आप बताएँ कि फिर डच कब आए हिंदुस्तान में और उनका क्या रोल रहा है हिंदुस्तान में? जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो एक ज़ाहिर है काफ़ी वक्फे के बाद हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। जी, तो वो तस्वीर से होता रहे तो वो फिर एक वाक़यात सीक्वेंस से चलते हैं। जी, तो जो पिछले 2 प्रोग्राम थे ना, उसमें एक में तो हमने बहुत बल्कि डेढ़ प्रोग्राम में बहुत तफ़सीलन पुर्तगाल के ऐद के हिंदुस्तान को देखा था ना। जी, वो पुर्तगाल डेफ़िनेटली जो 16th सेंचुरी है, जी, जी, इसमें मशरक़ के साथ जो सारी तिजारत होती है, वो पुर्तगाल ही डोमिनेटेड फैक्टर होते हैं, पुर्तगाल ही उसके इजारादारी होती है। जी, लेकिन 17th सेंचुरी के आगाज में बहुत सारी दिगर यूरोपीय अकवाम भी मशरक से होने वाली तजारत में जो है वो शामिल हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि 1600 में 16 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और डच जो इस ब्रिटिश से पहले इंडोनेशिया तक जा चुके थे और मशरक के रास्तों तक पहुंच चुके थे, जी, उन्होंने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडीज कंपनी बनाई 1602 ईस्वी में। और फिर डेनिश ने 1620 में डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी बनाई। इन सब अकवाम में सबसे आखिर में ब्रिटिशर्स ना सारी फ्रेंच ने जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी 1664 में बनाई। ठीक, ठीक, ठीक। उसमें जो 16th सेंचुरी थी वो पुर्तगाल डोमिनेट कर रहे थे और वो वाकयात में एक बहुत ही तसलसल था। लेकिन जी, यहाँ पर चूंकि ये तीनों आ जाते हैं और फिर पुर्तगाल भी ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो जी, वो जो वाकयात रोनमा होते हैं इसमें ये सारी जो कंपनियां हैं या अकवाम है, ये इस कदर आपस में गुथम गथा है कि इनको सेपरेट करना और वाकयात को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। जी, लेकिन चूंकि हमने अकवाम के नुक्ता नजर से इस को डिस्कस करना है, तो उसमें जहां जहां इनकी क्लैशेस हो रही हैं, जहां जहां इनकी मतलब कॉन्फ्रंट्रेशन हैं, वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, उनको भी हम साथ रखेंगे। जी, लेकिन हर कौम के अपने तनाज़ुर में तो जी, डच का था वो ज़ाहिर है हमने पिछले प्रोग्राम में वेरी शॉर्टली जायजा लिया था कि जी, वो एशिया में पहुंचते हैं और जकार्ता को अपना एशिया के अंदर तजारती हेडक्वार्टर बनाते हुए यहाँ से हिंदुस्तान तक, फिर यहाँ से चाइना तक, बर्मा तक, जापान तक, साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक और जी। बाद में इनके जो होते हैं मुहिम जो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका तक जाते हैं। तो अच्छा, इस कंपनी की जो यूनाइटेड डच ईस्ट इंडीज कंपनी है, इसकी जो अप्रोच है वो ग्लोबली अप्रोच थी और ठीक, बिलखुसूस एशिया के अंदर जो है वो तमाम खितों के अंदर ये कंपनी गई, वहां पर इन्होंने ट्रेड की। और हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 1604 में आए और 1605 में जो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कायम की। ठीक, वक्फे से ये इन्होंने इनको अपने जो पेश रू थे पुर्तगाल, उनको शिकस्तें देना शुरू की, बहुत सारे किलों को फतह करना शुरू किया, सैलून के अंदर, चाइना के अंदर। और वक्त के साथ साथ जो इनकी तजारती सरगर्मियां थी वो डोमिनेट करती गई और जो पुर्तगाल थे वो पस मंजर में जाते गए। ठीक, इस इसना के अंदर जो डच थे,
इनको पुर्तगालियों से भी जंगें करनी पड़ी, इनको जो यहाँ के मकामी साहिली रियासतों के हुक्मरान थे उनके साथ भी इनकी कन्फ्रंटेशन रही, जी इनकी ब्रिटिश के साथ 4 जंगें हुई जिन्हें हम एंग्लो डच वार्स कहते हैं, और फिर फ्रेंच के साथ भी इनके मुसल्लह जंगें हुई, यानी 1693 में इन्होंने जो पांडिचेरी था फ्रेंच का यहाँ पर कैपिटल या हेडक्वार्टर, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अच्छा तो अगर की नुक्ता नजर से हम देखते हैं तो इन्होंने बहुत जबरदस्त तजारत की, यानी मतलब जापान से मेटल्स की और बहुत सारी दिगर मसनूआत की, चाइना से, हिंदुस्तान से तो मतलब जो मसाला जात थे, काली मिर्च थी, इसके अलावा जो यहाँ का कॉटन था, यहाँ का रेशम था, बल्कि यहाँ अफीम काश्त की जाती थी और फिर इस कंपनी के जरिए चाइना तक पहुंचाई जाती, मुख्तलिफ जगहों पर उनको फोर्स किया जाता कि वो खरीदें। गुलामों की तजारत इन्होंने की, 10,000 गुलामों को एशिया से और अफ्रीका से, बिलखुसूस अफ्रीका से जी यूरोप के अंदर ले गए। तो इस कंपनी ने एक तजारती नुक्ता नजर से बहुत प्रॉफिटेबल रही, और अच्छा 1669 में जो डच ईस्ट इंडीज कंपनी थी, दैट वाज द रिचेस्ट कंपनी ऑन द ग्लोब, यानी पूरी दुनिया की ये सबसे अमीर कंपनी थी डच ईस्ट इंडीज। अच्छा अच्छा मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि 1669 में इनके पास 140 तजारती जहाज थे, अच्छा 50 जंगी जहाज थे, 10,000 की इनकी एक प्राइवेट अपनी आर्मी थी, और 50,000 जो है वो इनके मुलाजमीन थे, एम्प्लॉइज थे, जो दुनिया के मुख्तालिफ खितों के अंदर कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ठीक इसी अर्थ इस कंपनी ने, मतलब बाकी अगर हम सारी यूरोप की कंपनीज को देखें जो ट्रेडिंग कर रही थी, तो उससे डबल से भी ज्यादा इन्होंने ट्रेडिंग की, यानी नियरली जो है वो इन्होंने 25 लाख टन की जो अशिया और मसनूआत थी एशिया की, वो दुनिया के दिगर खितों में और यूरोप तक पहुंचाई। और इसी तरह यूरोप से यूरोप के दिगर ममालिक से डच समेत कोई 10 लाख के करीब यूरोपियन को एशिया के मुख्तलिफ खितों के अंदर जो है वो तजारत के लिए लेके गए। तो अच्छा दैट वाज द वेरी बिगेस्ट कंपनी। और जी इस कंपनी को डच हुकूमत ने बेपनाह अख्तियार दिए हुए थे, यानी इनको अपने तौर पर जंग डिक्लेयर करना, अपनी नौबादियां कायम करना, अपनी हैसियत के मुताबिक वहां पर ट्रीटीज करना, मुजरमों को सजाएं देना, जंग डिक्लेयर करना, और इसने पूरी तरह उस जो सॉवरन हैसियत थी उसका भरपूर फायदा उठाया। ठीक लेकिन चूंकि ये ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इसी असरा में चूंकि ब्रिटिशर्स भी ईस्ट के अंदर आ चुके थे, और बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर बाद 1667 में फ्रेंच भी हिंदुस्तान के अंदर आ चुके थे, तो जी एक मसलसल मसाबकत थी। और चूंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर और खुद यूरोप के अंदर भी इनके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ मौकों पर जो तसादम थे और जंगें थी वो शुरू हो जाती थी, जी और उनके फिर बरह रास्त असरात थे वो हिंदुस्तान के अंदर भी आते थे। जी यहाँ मसलन जो की पहली डच एंग्लो वार होती है उसमें ये ब्रिटिशर्स को बड़ी इबरतनाक शिकस्त देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स वही मतलब लेट स्टार्ट और एट लास्ट वो हर एक को जाके कंकर किया उन्होंने। तो 4 जंगें इनकी भी ब्रिटिशर्स से होती हैं। अच्छा तो 1693 में मतलब बड़े सगीर के अंदर ये जो पांडिचेरी है और फ्रेंच का बड़ा मजबूत रिजॉर्ट था, उसको भी इन्होंने फतह कर लिया। ठीक तो उस वक्त तक ये बड़े सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत रिचेस्ट कंपनी थी जिसने बहुत बड़े पैमाने पर तजारत की, और एशिया के अंदर से जो है यूरोप के बहुत सारे ममालिक के लिए जो है वो लाखों टन मसनूआत को लेके गई, लाखों यूरोपियन को यहाँ एशिया के अंदर लेके आई। और बेपनाह इस तजारत से जो डच कौम थी, डच लोग थे, डच ताजिर थे, वो इससे मुस्तफीद हुए। ठीक तो इसका मतलब है कि रास्ता तो पुर्तगालियों ने दिखाया था मगर उसको फिर बाद में आने वाले डच ने जो है वो डोमिनेट कर लिया और फिर इनको भी बाद में जो ब्रिटिश आएंगे वो फिर आखिर पे जो है ना वो फतेहयाब होंगे तो फिर जब फ्रेंच आए वो आना शुरू हो गए तो उनका और फिर डच का और पुर्तगालियों का क्या आपस में जो है ना वो रोल था क्या ताल्लुक था क्या उन्होंने भी इसी तरह फिर डच के साथ लड़ाइयाँ की ये सारा अगर हम डच को देखें ना, डच की ब्रिटिशर्स के साथ
4 जंगें होती हैं और इनकी मतलब जो उस वक्त के सारे यूरोप की हम देखते हैं इन ताकतों का जो तवाज़ुन है ना, जी कोई मुस्तकिल किसी का दोस्त नहीं है और ना कोई मुस्तकिल किसी का दुश्मन है। और ठीक। मफादात के चलते ही आज का हलीफ कल का हरीफ है और आज का हरीफ कल का हलीफ है। जी तो ब्रिट्स आज के दरमियान भी हमें बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि इनके दरमियान 4 जंगें होती हैं, लेकिन बाद मौके पर ब्रिटिशर्स और डच का अलायंस होता है यूरोप के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अच्छा। तो मतलब ब्रिटिशर्स से 4 जंगें होती हैं। और एक और चीज जो बड़ी आम तरीन है कि डच ने अगरचे यहाँ पर किले बनाए, अपनी कॉलोनियां कायम की, लेकिन डच के कोई उस तरह के पॉलिटिकल इंटेंशंस या मशरक के अंदर अपनी बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर अपनी एम्पायर खड़ा करने का नहीं था, बल्कि वो क्लासिकली मतलब ट्रेडिंग पर्पज से था। ठीक और हिंदुस्तान से ज्यादा जो डच की इंटरेस्ट थी वो इसमें थी स्पाइसी लैंड इंडोनेशिया के अंदर। और ठीक। बाद में हम जब देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें शिकस्त होती है और इनके दरमियान अंग्रेजों और डच के दरमियान ट्रीटी होता है, तो उस ट्रीटी में जो आम तरीन बात होती है वो यही होती है कि इंग्लिश जो है वो सरेंडर कर जाते हैं इंडोनेशिया को, कि इंडोनेशिया के होली सोली इजारादारी आपके यहाँ और ठीक आपकी हिंदुस्तान के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो ठीक। ये डच तो एग्री कर लेते हैं और फिर जितनी भी इनकी यहाँ फैक्ट्रियां किले या नौबादियां होती हैं बनाई हुई, वो सारी ये हैंड ओवर कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। यानी इनका अब आपस में मायदा हो जाता है कि उधर तुम इधर हम। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है और उसमें मतलब ये दोनों फ्रीक तय कर लेते हैं कि जी ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर अंग्रेजों की कोई मुदाखलत नहीं होगी और हिंदुस्तान के अंदर डच मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ठीक। ये जब यहाँ से आइसोलेट हो जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान के अंदर दो ही काबिल जिक्र यूरोपीय कुव्वतें बच जाती हैं, एक ब्रिटिश और फिर फ्रेंच। तो फ्रेंच के हवाले से सर अर्ज ये है कि फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी सबसे काफी लेट बनी और ठीक। 1664 में बनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के कोई 64 वर्ष बाद। और ये ठीक। बड़े सगीर के अंदर आते हैं 1667 में। ठीक। 1667 में ये मसूलीपट्टनम न बल्कि सूरत में आके लंगर अंदाज होते हैं और उसी सूरत में लंगर अंदाज होते हैं जहां इनसे कोई 67 वर्ष बेशतर अंग्रेजों का विलियम हॉकिंस का जहाज एक्टर जो है वो लंगर अंदाज होता था हुआ था और अंग्रेज बड़े सगीर में आए थे। ठीक। फिर 1667 में वहां जो अपनी फैक्ट्री कायम करते हैं, 1669 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कायम करते हैं और ठीक। 1673 में जो शाइस्ता खान गवर्नर होता है, सूबेदार होता है औरंगजेब आलमगीर का बंगाल का, ठीक। उससे ये इजाजत लेके जो चंद्र नगौर है वहां पर एक अपनी मजीद फैक्ट्री कायम करते हैं। इसी ठीक। तरह फिर 1673 में ही ये जो है वाली गोलकंडमपुर से एग्रीमेंट करते हैं और उससे इजाजत लेते हैं और पांडेचेरी में अपनी पहली जो कॉलोनी है उसके लिए जगह हासिल करते हैं। और एट दैट टाइम तक पांडेचेरी है वो बिल्कुल गैर आबाद था। तो फ्रांसीसियों ने पांडेचेरी को बहुत ही मुख्तसर अरसे के अंदर जो है वो एक बहुत खूबसूरत कस्बे में और बहुत डेवलप कस्बे में तब्दील कर दिया। जी। इसी असना में अंग्रेज भी यहाँ तजारत कर रहे थे और उनका जो हेडक्वार्टर था वो पांडेचेरी से 86 किलोमीटर दूर मद्रास में था। अच्छा। जी। तो ये इस अरसे सारे के दौरान इनके दरमियान कन्फ्रंट्रेशन अगरचे मौजूद रही, लेकिन कोई मुसल्लत सादमसारी जी। उस वक्त नहीं आया जब तक कि जो हैदराबाद दक्कन का निजाम था जी। आसफ जाह की मौत नहीं होती। जब आसफ जाह की मौत होती है और वहां यूरोप में जो स्पेनिश सक्सेशन की वार स्टार्ट हो जाती है, तो वहां जो इंग्लिश और ब्रिटिशर्स आपस में बरसरे पेकार होते हैं, तो यहाँ भी जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच होते हैं वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। और उस वक्त जो फ्रेंच का एक बहुत मशहूर गवर्नर था यहाँ डोपले, जी। वो माइंड सेट बना लेता है कि अंग्रेजों को बड़े स्कीर से निकाल के बड़े स्कीर के अंदर मुस्तकबिल में हमने फ्रेंच एम्पायर या फ्रेंच जो स्टेट है या फ्रेंच कॉलोनी है उसको कायम करना है। जी। तो इस इन में 3 जंगे होती हैं और ये बरह रास्त इनमें जंगे नहीं होती हैं, जी। बल्कि
अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 मिनट में वजाहत कर दी जाए। जी, 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 हाँ जी, 2-3 मिनट में हम खत्म करते हैं, आप कर दें। जी, जी, जी। वो बड़ा क्रूशियल एक फेज़ था बरसगीर की तारीख का, जिनको हम कर्नाटिक वार्स कहते हैं। और वो कर्नाटिक वार हुई, पहली कर्नाटिक वार 1748 में हुई। जी, दूसरी कर्नाटिक वार जो छोटी लड़ाइयाँ मुख्तलिफ एक उनकी सीरीज़ हुई, वो 1749 से 1754 तक हुई। और जी, फिर जो लास्ट कर्नाटिक वार थी, जिसने बरसगीर से फ्रेंच का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया, वो 1756 की लास्ट कर्नाटिक वार थी। और ठीक। ये कर्नाटिक वार्स शुरू इस तरह होती है कि जब निजाम हैदराबाद की मौत हो जाती है, तो वहां पर उसकी गद्दी की जाननशीनी की एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जी, और चूंकि कर्नाटक की रियासत के अंदर भी जो सूबेदार मुकर्रर किया हुआ था, वो जी, निजाम ने मुकर्रर किया हुआ था, और वो एक जंग में मारा जा चुका था, तो वहां पर भी गद्दी और जाननशीनी की जंग जो है वो शुरू हो जाती है। जी, तो इस जो जाननशीनी की जंग थी, इसने इन दोनों अक़वाम को फर्स्ट टाइम ये मौका दिया कि ये बरसगीर के और उन साहिली रियासतों के जो सियासी मामला थे, उनके अंदर मदाखलत करें। इसीलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हैदराबाद या दक्कन के अंदर जो इसका बेटा था निजाम का, नासिर जंग, उसकी सपोर्ट करना शुरू की। और कर्नाटक के अंदर जो अनवारुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसकी सपोर्ट करना शुरू की। ठीक। जबकि फ्रेंच ने जो है वो हैदराबाद दक्कन के अंदर जो निजाम का नवासा था मुजफ्फर जंग, उसकी सपोर्ट करना शुरू की। और जी, कर्नाटक के चंदा साहब की सपोर्ट करना शुरू की। यहाँ ठीक। पर बहुत सारी इनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जिनमें एक तरफ एक महदूद सी फ्रेंच आर्मी और उसकी कमांड एक फरीक के साथ होती है, और दूसरे के साथ जो है वो ब्रिटिशर्स की होती है। और ये जी, दोनों इस चक्कर में होते हैं कि किस तरह जो है इन गद्दियों के ऊपर अपने पॉपिट्स को बिठाया जाए। तो जो सही। फर्स्ट कर्नाटक वार होती है, उसमें एक टाइम पर आके डोपले इस पोजीशन में आ जाता है कि वो दोनों जगहों पर अपने जो उसके हमायती होते हैं, वो कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी उनको गद्दी पे बैठा देता है। ठीक। लेकिन चूंकि यूरोप फायर होता है, तो इनको भी वो जंग रोकना पड़ती है। लेकिन साथ ही अभी उस मायदे की स्याही खुश्क नहीं होती कि ये दोबारा इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जी, और दूसरी और तीसरी लड़ाई के अंदर बिलखुसूस फैसला कौन तौर पर उस दौर में जो ब्रिटिशर्स का क्लाइव था, और एट जी, दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली क्लर्क था। लेकिन जो सेंट डेविड में इन्होंने मुहासरा किया, जी, उसके दौरान उसने ना सिर्फ तो उस किले की हिफाजत की, बल्कि वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि फ्रेंच हमें हर कीमत पर बरसगीर से निकालना चाहते हैं। जी, लिहाजा अब फैसला कौन तौर पर हमें फ्रेंच के साथ ऐसी जंग लड़नी है कि फैसला हो कि बरसगीर का जो बरसगीर की तजारत है या बरसगीर का जो इकदार है वो किसके हाथ जाएगा। तो जी, 1756 में फ्रेंच को डिफीट हो जाती है। और वैसे भी अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी को देखते हैं, तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी डच ईस्ट इंडीज कंपनी ट्रेड में होती है या ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी ट्रेड में होती है। जी, और फिर उनके बहुत सारे ऑफिशियल आते हैं, उनमें सिवाय इक्का दुक्का के, डोपले के और एक बसी के, बाकी उस तरह एल साबित नहीं होते जितने गवर्नर्स या हाकम इन बाकी कंपनियों के होते हैं। तो जी, बड़े सगीर से फिर इनका बोरिया बिस्तर गोल होता है, और यहाँ से फिर बड़े सगीर की अंदर एक ही यूरोपीय कौम जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देती है, तजारत में भी और आगे सियासी इकदार में भी। तो वो हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत करते करते ये ताजरों का एक ग्रोह इस अजीम बड़े सगीर और बहुत अजीम ममलकत के ऊपर काबज हो जाता जी, बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब, आपने बड़ी तफ़सील से डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया। तो अभी हमने है। डच और फ्रेंच का पोर्शन कवर कर लिया है। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा लोगों को तंग नहीं करेंगे। कोई 2 हफ़्ते के बाद एक प्रोग्राम कर लिया करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सिलसिला वो टूटे भी ना। तो जी, इंशाअल्लाह इससे आगे हम फिर अ, ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़िक्र करेंगे और इस सिलसिले को आगे चलाएँगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।